रौनकपुर गांव में एक अमीर सेठानी रहा करती थी। सेठानी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सेठानी माला के पास जितना धन और दौलत और पैसा था, वो उतनी ही ज्यादा कंजूस थी। एक रोज सुबह सुबह सेठानी अपनी नौकरानी को सुनाते हुए कहती है, अरे तुझसे कितनी बार कहा है, ढंग से काम किया कर। इतना सुंदर कांच का ग्लास तोड़ दिया तूने। अब इस कांच के ग्लास का दाम क्या तेरा बाप भरेगा? कोई बात नहीं, अपनी मनमानी करती रहे। मैं तेरी पगार से इसके पैसे काट कर रहूंगी। अरे क्या हो गया? क्यों बेचारी को सुबह सुबह सुना रही हो? पानी का गिलास उससे धोखे से गिर गया, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। अरे बड़े आए नौकरानी का साथ देने वाले। पैसों का हिसाब तो मुझे रखना पड़ता है ना। और अगर मैं पैसे बचाऊंगी नहीं, तो कल को जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो कहां से पैसे लाऊंगी? तुम्हें तो पैसे बचाने के लिए कह दो तो दो चार पैसा उड़ा कर ही आते हो। तो कमाता भी तो मैं ही हूँ। अब कमाता हूँ तो पैसे उड़ा भी नहीं सकता क्या? और मैंने फिजूल खर्ची कब की है? मैं हमेशा ही काम की चीजों में पैसा लगाता हूँ। जब तुम्हारे पास पैंट कमीज की इतनी सारी जोड़ियां रखी है, तो अगले 4 साल तक तो वो चल ही जाएगी। तुम्हें नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी? सेठानी, इतनी कंजूसी करोगी तो भगवान भी नहीं माफ करेगा। अरे तुम्हें तो मैंने मंदिर में दिया जलाते हुए भी देखा है। रुई को बस तेल में भिगोकर दिया जलाती हो, अगले 3 मिनट बाद ही दिया बुझ जाता है। भगवान बचाए ऐसी कंजूस पत्नी से। केशव भी अपनी पत्नी से परेशान था, लेकिन माला को पैसे बचाने का अलग ही भूत सवार था। वो पाई पाई का हिसाब रखती थी। एक रोज सेठानी कबाड़ वाले को रद्दी बेच रही होती है। तभी सेठानी की नजर कबाड़ वाले के ठेले पर जाती है, जिसमें वो बहुत पुराने बर्तन ले जा रहा होता है। अरे ये बर्तन कहाँ से लेकर आया है? बर्तन तो ठीक ठाक लग रहे हैं। किसी को इतनी अमीरी छा गई है कि अच्छे खासे बर्तन बेच दिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये बर्तन टूटे फूटे हैं। देख नहीं रही हैं, साइड से टूटा हुआ है। अरे इससे भी बुरा हाल तो मेरे बर्तनों का है। खैर, अगर मैं ये बर्तन लेना चाहूंगी तो तू कितने में बेचेगा? घर तो अच्छा खासा है, नौकर चाकर भी नजर आ रहे हैं। घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी भी लगी है, लगता है बहुत पैसे वाली है। किसी गरीब को देगी ये बर्तन। वैसे भी मेरा क्या जाता है, अच्छे खासे पैसे मांग लेता हूँ। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। कौन से सपनों में खो गया? और मेरे घर को क्या निहार रहा है? अपने दम पर अपने पैसों से बनाया है ये घर। तेरे बाप के पैसे नहीं लगे हैं इसमें। अरे बहन जी, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। ये ज़्यादा नहीं, 300 दे दो और ये सारे बर्तन ले लो। एक स्टील की बाल्टी भी है इसमें। चेहरे से क्या पागल या मूर्ख लगती हूँ तुझे, जो मुझे उल्लू बना रहा है? चुपचाप से 30 रुपए में सारे बर्तन दे देने कम में, वरना कौड़ी के भाव भी नहीं बिकेंगे। कितनी कंजूस हो आप! इतने बड़े घर में रहकर 300 की चीज का दाम सीधा 30 पर ले आई। तो ऐसे ही ये घर नहीं बना लिया है, और नौकर चाकर नहीं रखे हैं मैंने। सब चीज देख कर चलनी पड़ती है, और कंजूसी भी तो जरूरी है। अब तुझे देना है तो दे, वरना आगे बढ़। कबाड़ वाला भी जाने लगता है, लेकिन सेठानी उस कबाड़ वाले को 30 रुपए देकर जबरदस्ती सारे पुराने बर्तन ले लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज केशव खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी माला से कहता है, अरे माला, ये लो मिठाई खाओ। तुम्हें पता है मेरे कारोबार में कितना ज्यादा मुनाफा हुआ है? इस साल मेरे कारोबार में 2 गुना मुनाफा हुआ है। और मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे कारोबार में मुनाफा होगा तो हम 11 ब्राह्मणों को घर बुलाकर खाना खिलाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तरक्की तो आपकी मेहनत की वजह से हो रही है, तो भला उन ब्राह्मणों को खाने की दावत क्यों देनी है? भगवान को 11 का प्रसाद चढ़ा देंगे, भगवान तो उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। माला देखो, इतनी कंजूसी ठीक नहीं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और 2 दिन बाद यानी सोमवार को मैं 11 ब्राह्मणों को घर बुला रहा हूँ, तो दावत की तैयारी तुम्हें ही करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन घर पर कोई भी ब्राह्मण देवता नहीं आएगा। ये सुनकर केशव अब परेशान हो जाता है, और वो घर में कलेश नहीं चाहता था। इसलिए वो भी सोचता है कि वो बाहर ही मंदिर में 11 ब्राह्मणों को खाना खिला देगा। अब केशव छुट्टी वाले दिन नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने जाता है।
अरे केशव भैया, क्या बात है, आज आप गरीब के गरीब खाने में कैसे आ गए? वैसे आप में मुझे एक यही बात अच्छी लगती है, इतना पैसा होने के बाद भी आपको घमंड नहीं है। हाँ वो तो है, घमंड क्यों ही होगा, पैसे तो हाथों का मैल है। आज है कल नहीं होगा, चला जाएगा। चल अब जल्दी से काम पर लग जा। अब झगड़ू नाई भी केशव के बाल काटने लगता है और बाल काटते हुए झगड़ू नाई केशव से कहता है। और भैया, आपके घर में जो दावत रखी है आपने, उसमें मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आ जाऊं? तू कौन सी दावत की बात कर रहा है? और मेरे घर दावत है और मुझे ही नहीं पता, अजीब बात है। अरे मुझे निमंत्रण मिला है, वो भी 56 भोग खाने का, तो भला मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? और आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। केशव को उस नाई की बात समझ नहीं आती, लेकिन जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तब उसे रास्ते में 2-3 लोग मिलकर यही बात कहते हैं कि उन्हें भी निमंत्रण मिला है और वो खाने पर जरूर आएंगे। अब केशव घर जाता हुआ खुद से बोल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, सभी लोग किस दावत की बात कर रहे हैं और कौन से निमंत्रण की बात कर रहे हैं ये लोग, बल्कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है माला ने मुझे खुश करने के लिए इन लोगों को दावत दी हो। चलो अच्छा है, उसे अक्ल तो आई, लेकिन इसकी कंजूसी को मैं अच्छे से जानता हूँ। और तो और इसने अचानक ही लोगों को 56 भोग की दावत दे दी। ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और केशव इस बात का जिक्र अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जब माला की माँ शकुंतला घर आकर अपनी बेटी दामाद को बड़े ही प्यार से ये कहती है तो वो हैरान रह जाता है। अरे मेरी कंजूस बेटी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मुझे तो इसके फैसले पर भी शक हो रहा है। लेकिन जब निमंत्रण का कार्ड मुझे मिला तो मैं दौड़ी चली आई। और तो और निमंत्रण के कार्ड में 56 भोग खाना लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। अरे माँ, आप किस निमंत्रण कार्ड की बात कर रही हैं और किस दावत की बात कर रही हैं? यहाँ मैं अभी इनसे इस बात पर बहस कर रही थी कि उस चौराहे वाले नाई से आप 15 रुपए के बाल क्यों कटवा कर आए, जबकि दूसरा नाई तो 10 रुपए में बाल काटता है। अरे कैसी बातें कर रही है मूर्ख, मुझे लगता है तू मुझे खुश करने के लिए ये सब कह रही है। बाद में कहेगी कि मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। चल ठीक है, ठीक है, अब चाय तो पिला दे, इतनी दूर से थकी मंदी आई हूँ मैं। और तुझे शर्म नहीं है कि अपनी माँ से चाय पानी पूछ लूँ। ये सब देखकर केशव तो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी कंजूस पत्नी को जो सबक मिलने वाला था। केशव को भी नहीं पता था कि वो निमंत्रण कार्ड लोगों तक पहुंचा कैसे। अब निमंत्रण वाले दिन केशव सारी तैयारी करके रखता है। जितने भी सामान वाले सामान देकर जाते हैं, उन्हें भी निमंत्रण किसी और ने ही दिया होता है, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता चला था। अब निमंत्रण वाले दिन करीब 200 लोग सेठानी माला के घर से खाना खाकर जाते हैं और इसमें करीब 2 लाख रुपयों का खर्चा आता है। ये देखकर माला अपना सर पीट रही होती है। हाय रे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना जाने किस अभागे ने चोरी चुपके वो कार्ड छपवा दिए। मुझे तो लगता है उस दिन मैंने इन्हें 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से मना किया था, तो इन्होंने ही मेरे साथ ये चाल चली है। अरे तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी टेबल पर रखा फूलदान अचानक से चमकने लगता है और उसमें से एक आवाज आती है। ये सब तो मैंने किया है, मैंने ही सेठानी को सबक सिखाया, क्योंकि सेठानी जी की कंजूसी के कारण ही इन्होंने मुझे मात्र 5 रुपए में खरीदा, जबकि बाजार में मेरा मूल्य हजारों में है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे कि एक फूलदान ने सेठानी की कंजूसी को तो ठिकाने लगाया है, साथ ही अपनी कीमत का भी एहसास दिलाने के लिए उस जादुई फूलदान ने लोगों तक निमंत्रण भी पहुंचा दिया था और लोगों को घर तक बुलाया, जिसमें ना चाहते हुए भी माला ने लोगों का आदर सत्कार किया और उन्हें दावत भी खिलाई। और माला के पति ने भी अपना दिमाग लगाते हुए निमंत्रण की बात सुनते ही तुरंत ही खाने पीने का इंतजाम भी कर लिया था। माला का पति केशव इस बात से खुश था कि उसकी कंजूस पत्नी को सबक मिल रहा है
और इस दावत में 2 लाख रुपयों का खर्चा आया था। इतना ही नहीं, सेठानी को उस दिन के बाद से इतना तो समझ आ गया था। कुछ देर बाद वो जादुई फूलदान अपने आप टूट जाता है। लेकिन उस फूलदान के टूटते ही सेठानी को इतना समझ आ जाता है कि कंजूसी ठीक है, लेकिन हद तक। हद से ज्यादा कंजूसी करने का यही तो अंजाम होता है। कहीं का बचाया कहीं ना कहीं निकल ही जाता है।